हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के चौथे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपका फार्मूला बेस्ड है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे तो वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है? तो सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई पोर्टर है। ध्यान में रखिएगा कि पोर्टर को हिंदी में हम लोग कुली कहते हैं या और शुद्ध हिंदी में बोझा ढोने वाला कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई पोर्टर है जो 12 केजी सामान उठा रहा है और ज़मीन से उसको 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पे रख रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पोर्टर द्वारा उस सामान पे कितना कार्य किया जा रहा है। मेरे मित्र, आप ये कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको क्या निकालना है? सर, किया गया कार्य निकालना है। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग कार्य इक्वल टू फार्मूला तो एफ एस कॉस थीटा पढ़ते हैं। कार्य इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ते हैं? तो सर एफ एस कॉस थीटा। आप सभी कहते हैं सर एफ बल है, एस क्या है? विस्थापन है, और कॉस थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ना तो फोर्स दिया हुआ है और ना ही विस्थापन दिया हुआ है और ना ही बल और विस्थापन के बीच का कोण दिया हुआ है। तो कार्य कैसे निकलेगा? मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले कि किसी वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है या किसी वस्तु को ऊपर उठा के रखा जा रहा है और ऊपर उठाने के क्रम में उस वस्तु पर किया गया कार्य आपसे पूछा जाए, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने के क्रम में उस पर जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जी हाँ, आप सभी चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वस्तु को ऊपर उठाने के क्रम में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? सर, आप सभी ध्यान में रखेंगे, सर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी कहते हैं सर mgh होता है, जहाँ पे m क्या है? तो सर वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? सर, तो वस्तु को कितना ऊपर उठाया जा रहा है, यानी कि ऊंचाई है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई पोर्टर 12 केजी सामान को उठा रहा है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? सर 12 केजी। ये 12 केजी सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पे रख रहा है, यानी कि आपके क्वेश्चन में हाइट कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर 1.5 मीटर। और जी का वैल्यू कितना लेना है? तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। और आपसे पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा? आप कहेंगे सर mgh के बराबर होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर किया गया कार्य इक्वल टू किया गया वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। ध्यान दीजिए, मास कितना है? आप कहेंगे 12 केजी। गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना है? 10। और ऊंचाई कितना है सर? तो 1.5 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर 15 बर है 180 होता है, यानी कि वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? 180 जूल होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0,
फिर दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है आपका 30 डिग्री। और आपको बताना है कि अगर किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बनेगा। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा। मेरे मित्र बिल्कुल ही आसानी से याद रहेगा। आप सबों को मालूम है कि किया गया कार्य यानी कि वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर अभी देखें हम लोग Fs cos थीटा होता है। ध्यान में रखिए F क्या है तो आप सभी कहेंगे सर बल है। S क्या है सर तो बल लगने के बाद वस्तु कितना विस्थापित हो रहा है यानी कि S विस्थापन है। और cos थीटा क्या है सर तो आप सभी कहेंगे सर बल एवं विस्थापन के बीच का, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण है। बल एवं विस्थापन के बीच का क्या है सर एंगल है। क्या सर cos थीटा। यहाँ पे आपको cos थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। क्या क्या याद रखना है तो पहला आपको याद रखना है सर कि cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1। ध्यान दीजिए आप कह रहे हैं कि कार्य इक्वल टू फार्मूला होता है Fs cos थीटा और फिर कह रहे हैं सर cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर W इक्वल टू Fs इंटू 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण हो तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा और कार्य जो है वो मैक्सिमम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है तो सर cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो आप कहेंगे W इक्वल टू Fs इंटू 0 हो जाएगा। cos थीटा की जगह हमने 90 डिग्री का वैल्यू रख दिया। आप सभी को मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। तो Fs को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो किया गया कार्य क्या होगा सर किया गया कार्य 0 हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि cos 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है तो आप सभी कहेंगे सर -1 होता है। तो ध्यान में रखना है W इक्वल टू Fs इंटू cos थीटा का वैल्यू अगर हम 180 डिग्री रखें तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू तो -1 होता है। तो आप बताइए कि किया गया कार्य क्या होगा। आप कहेंगे सर जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब किया गया कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य क्या होता है सर ऋणात्मक होता है और क्या होता है सर न्यूनतम होता है। और क्या होता है न्यूनतम होता है। बस आपको cos थीटा का ये 3 वैल्यू याद रखना है। आपके एग्जाम में इस टाइप के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। ध्यान दीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर 90 डिग्री। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण की विमा डैश होती है। जी हाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि त्वरण का यूनिट क्या होता है। त्वरण का यूनिट क्या होता है। आप सभी कहते हैं सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन का क्या है यूनिट है। ध्यान में रखिएगा अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मालूम है तो आप उसकी यूनिट से उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे तो देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि सर त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ इसको हम लोग मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए ये जो मीटर है ये किसका यूनिट होता है। आप सभी कहते हैं सर ये लेंथ का यूनिट होता है। और यहाँ पे जो आप सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं क्या हम इसको टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते हैं तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो m, l और t का प्रयोग करते हैं। m क्या है तो सर m वस्तु का द्रव्यमान बताता है। l सर लंबाई को बताता है, वस्तु की लंबाई को बताता है। और t सर तो सर t हम लोग समय के लिए लिखते हैं। तो क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर लेंथ बटा टाइम स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो Lt⁻⁻2 लिख सकते हैं। ये टाइम स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा। तो क्या हम इसको Lt⁻⁻2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान में रखिए इसी को जब आप ब्रैकेट में रख देंगे यही क्या हो जाएगा आपका
त्वरण के लिए बीमीय सूत्र हो जाएगा। आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो आप देख रहे हैं कि सर हम लोग किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को लिखने के लिए MLT का प्रयोग करते हैं। जहां पे M नहीं है उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि त्वरण का बीमीय सूत्र LT⁻⁻2 होता है। इसमें मास नहीं है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सर m0। क्या लिखेंगे? m0। इसका मतलब ये हुआ कि इस भौतिक राशि में मास नहीं है। आप इसको LT⁻2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको और सुदृढ़ तरीका से कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको m0 L⁻1 और T⁻2 लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरण की बीमीय सूत्र डैश है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? L⁻1 m0 और T⁻2, जो कि आपने यहाँ पे बता दिया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कार है जो किसी बहिर्गत भाग से गिर रही है। मान लीजिए कि ये आपका एक कार है और ये क्या हो रहा है सर? गिर रहा है नीचे। तो ये सर ज़मीन से टकराएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको नीचे आने में कितना समय लग रहा है? तो सर 0.9 सेकेंड का समय लग रहा है। जी का वैल्यू कितना लेना है? तो सर जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है। जब ये कार ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो जब भूमि पे टकरा रहा होगा उस वक्त इसकी चाल क्या रही होगी? यानी कि आपसे इस कार का अंतिम वेग पूछा जा रहा है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो भूमि पर टकराएगा, तो आप मान लीजिए कि उसकी चाल भूमि पर टकराने से पहले कितनी है सर? v है। और यही v आपको निकालना है। यही v आपको क्या करना है सर? निकालना है। ध्यान में रखिएगा, जब ये कार ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या ये अचानक से बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये 0 से स्टार्ट करा होगा। यानी कि इस कार का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है? आप कहेंगे सर डाटा के अनुसार प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, टी दिया हुआ है यानी कि समय दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? हमसे अंतिम चाल पूछा जा रहा है, यानी कि भूमि पर टकराने से पहले इस कार की चाल क्या थी, ये चीज़ बताना है। मेरे मित्र, आप सबों को v = u + gt का फॉर्मूला याद आ गया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, v = क्या होता है? u + gt होता है। ध्यान दीजिए, आपको तो v निकालना है। प्रारंभिक वेग कितना है? आप कहेंगे सर 0। यहाँ पे g का मान कितना लेना है? 10। और समय कितना है सर? 0.9 सेकेंड। तो 0.9 को गुना कर दीजिए। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कार की जो अंतिम चाल होगी वो कितनी होगी सर? 9 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई डैश सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, ध्यान में रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है r = कितना? तो आप कहेंगे सर 6.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि f = वाट। ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि f = क्या होता है? आप सभी पढ़ते हैं सर r/2 होता है। और आप सभी क्या कहते हैं सर? दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान में रखिएगा, f से हम लोग फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। f से हम लोग फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग इस फार्मूला के रिलेशन से क्या कहते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर f = हो जाएगा 6.2/2।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 31 दूना 62 होता है और 2 दहाई 20 हो जाएगा। सर जब इसको डिवाइड करेंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आपको इस फॉर्मूला से 2 रिलेशन मिलता है। तो एक तो आपने देख लिया कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि आप f इक्वल टू r/2 कहते हो। मेरे मित्र जब आप f इक्वल टू r/2 कहते हो तो आप ये भी तो कह सकते हो सर r इक्वल टू 2f हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु पर 5 कूलम के चार्ज को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम चार्ज को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बताना है। आपके क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर विभवांतर दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है सर? तो 10 वोल्ट। फिर आपका आवेश कितना ट्रांसफ़र करना है? तो आप कहेंगे सर आवेश दिया हुआ है 5 कूलम। ध्यान में रखिएगा कूलम का सिंबल क्या होता है? तो सर C होता है। तो आवेश कितना दिया हुआ है? 5 कूलम दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस आवेश को इस 2 बिंदु के बीच, यानी कि जिस 2 बिंदु के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है उसके बीच ट्रांसफ़र करने में, हस्तांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि विभवांतर के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर विभवांतर इक्वल टू होता है कार्य बटा आवेश। विभवांतर इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटा आवेश। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में W/Q कहते हैं, या हम लोग V इक्वल टू W/Q लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर W इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे V इंटू Q हो जाएगा। V क्या है? विभवांतर है। Q क्या है सर? चार्ज है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आप सभी कहेंगे सर विभवांतर 10 है, आवेश 5 कूलम है, तो कार्य हमको 50 जूल करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, 1 सेकेंड, 20 सेकेंड। अगर आपको सही फार्मूला मालूम है तो आप अपने माइंड में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल ही ईजी वे में। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई 50 वाट का बल्ब है, यानी कि यहाँ पे जो 50 वाट का बल्ब कहा जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब की शक्ति कितनी है? तो सर बल्ब की शक्ति 50 वाट है। और ये बल्ब कितना ऊर्जा का उपभोग कर रहा है? तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग कितना समय में कर सकता है, यानी कि आपको समय निकालना है। समय इक्वल टू वाट। मेरे मित्र इससे पीछे के सेशन में मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा में व्यय की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। या कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आपके क्वेश्चन में शक्ति दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है और आपको समय निकालना है। आप सभी कहेंगे सर आप ही ने तो बताया है कि शक्ति इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो सर ऊर्जा बटा समय होता है। तो आपके क्वेश्चन में शक्ति कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 50 वाट। ऊर्जा कितना है सर? 1000 जूल। हमको समय निकालना है। ध्यान दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 5 6 100 हो जाएगा, यानी कि टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा सर? 20 सेकेंड। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है।
जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और आपके क्वेश्चन में आपसे तरंगदैर्घ्य ही पूछा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, आपके क्वेश्चन में ध्वनि तरंग का आवृत्ति कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर आवृत्ति 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि आवृत्ति को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर आवृत्ति को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। फिर आपके क्वेश्चन में ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है? ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ध्वनि के वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना होगा कि जो ध्वनि का वेग होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर v = n × लैम्डा होता है। आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी जिसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और ध्वनि का वेग 400 मीटर पर सेकेंड है। आप सभी कहेंगे सर अभी तो आप यहाँ पे लिखे हैं v = न्यू × लैम्डा, तो हम ये कह सकते हैं सर लैम्डा = हो जाएगा v/न्यू। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में 400 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग दिया हुआ है, आवृत्ति कितना है सर 200 हर्ट्ज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे सर 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? ध्यान में रखिएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में ये भी रखना होगा कि फार्मूला यूनिट मास किसका निकलता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आयनिक यौगिक का क्या निकलता है सर? फार्मूला यूनिट मास निकलता है, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान निकलता है। तो ये चीज़ आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में भी क्वेश्चन बन करके आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला जाता है? आप सभी याद रखेंगे, आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला जाता है। आप कहेंगे सर ये निकाला कैसे जाता है? तो बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से। जिस तरीके से हम लोग किसी भी यौगिक का अनुभार निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है किसी भी यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए। आप कहेंगे अनुभार कैसे निकालते हैं? तो भाई मेरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका अनुभार क्या है, तो आप सभी क्या करते? आप कहते कि सर इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा और क्लोरीन के अणु का जो द्रव्यमान होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका अनुभार निकल जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान को निकालने के लिए भी। बस हम लोग यहाँ पे अलग इसीलिए करते हैं क्योंकि सूत्र इकाई द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक के लिए यूज किया जाता है, जबकि अनुभार जो है वो बाकी के यौगिक के लिए यूज किया जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5। यहाँ पे 2 परमाणु है, तब 35 गुना कितना हो जाएगा? 70। और ये 5 है आपका, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 71 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर 111 यूनिट हो जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी भी आयनिक यौगिक के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि अनुभार के तरीके से ही निकलता है। जिस तरह हम लोग किसी यौगिक का अनुभार निकालते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालते हैं। बस फर्क यही होता है कि ये आयनिक यौगिक होते हैं, इसीलिए इसका अनुभार हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फास्फोरस,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो 285 दिया हुआ है ये उस तत्व के कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर जिस तत्व की बात की जा रही है उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में भरे हुए हैं उसको आप जोड़ लेंगे। तो आप ये बताइए कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप सभी कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, 15 है। मेरे मित्र आपको ये भी मालूम है कि किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी सर 15 ही होगी। आपको ये भी मालूम है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होता है। आप कह रहे हैं कि ये जो आपका तत्व है उसमें प्रोटॉन की संख्या 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है सर, तो 15 है। आप देखिए कि आपके ऑप्शन में फास्फोरस दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और मैग्नीशियम दिया हुआ है। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है सर 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन 17 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 285 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप सभी क्या कहेंगे सर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम लोग सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, सल्फर के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब आप क्लोरीन की बात करेंगे इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा 2 जाएगा। तो ये आपका बाकी के अलग अलग तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे दोबारा पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।